AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने नैनीताल उत्तराखंड के खीमानंद किसान को लिखा पत्र। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के दौरान अब तक 690.51 लाख मीट्रिक टन धान खरीद। KMS खरीद प्रक्रिया से लगभग 100.32 लाख किसान हुए लाभान्वित। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नफेड प्रयासरत। किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु IARI द्वारा अनेक कदम। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। किसान खीमानंद ने नरेंद्र मोदी ऐप नमो ऐप के जरिए PM को संदेश भेजकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने और सरकार के अन्य प्रयासों के लिए बधाई दी थी। अब प्रधानमंत्री ने खीमानंद को पत्र लिखकर उन्हें उनके बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने नैनीताल उत्तराखंड के खीमानंद को पत्र लिखा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए PM को संदेश भेजकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने पर और सरकार के अन्य प्रयासों के लिए बधाई दी थी। प्रधानमंत्री ने खीमानंद को पत्र लिखकर उन्हें उनके बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा, कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आपका आभार। ऐसे आत्मीय संदेश मुझे देश की सेवा में जी जान से जुटे रहने की नई ऊर्जा देते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम की अनिश्चितता से जुड़े जोखिम को कम कर मेहनती किसान भाई बहनों की आर्थिक हितों की रक्षा करने में लगातार अहम भूमिका निभा रही है। किसान हितैषी बीमा योजना का लाभ आज करोड़ों किसान ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण के प्रति संकल्पित सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे पत्र में लिखा है, पिछले 5 वर्षों में व्यापक कवरेज और पारदर्शी दावा निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से ये योजना किसान कल्याण को समर्पित हमारे संकल्पित प्रयासों और पक्के इरादों की एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर उभरी है। आज बीज से लेकर बाजार तक किसान भाई बहनों की हर छोटी बड़ी दिक्कतों को दूर करने और अन्नदाता की समृद्धि और कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति में देशवासियों के योगदान और उनकी भूमिका की सराहना करते हुए लिखा, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के दृष्टिकोण के साथ आज देश एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर है। समस्त देशवासियों के विश्वास से ऊर्जित देश राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे प्रयास आगे और तेज होंगे। सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया विपणन सत्र 2020-21 के दौरान अपनी मौजूदा MSP योजनाओं के अनुसार जारी है। अब तक 690.51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। MSP मूल्य के साथ KMS खरीद प्रक्रिया से लगभग 100.32 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है।
वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के दौरान अब तक 690.51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। कुल 690.51 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202.82 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 29.37% है। लगभग 100.32 लाख किसानों को अब तक खरीदे गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,30,368.35 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। खरीफ सत्र 2020-21 और रबी सत्र 2021 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 1,91,247 किसानों को 1,825.62 करोड़ रुपए की आय हुई है। 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से की गई है। 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 17 मार्च 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52.40 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीद का कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। दिनांक 17 मार्च 2021 तक 18,97,005 किसानों से 26,719.51 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 91,86,803 गांठों की खरीद की जा चुकी है। अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करना है। इसके लिए नेफेड के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्डा। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। तो जैसे आप जानते हैं कि नेफेड जो केंद्रीय सरकार है उनकी एक एजेंसी है जो दलहन और तिलहन की जितनी भी क्रॉप्स हैं उसकी एमएसपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोडल एजेंसी है। हम पूरे देश में जहाँ भी किसान दलहन और तिलहन ग्रो करते हैं और जहाँ भी और जब भी उसकी प्राइस मार्केट में एमएसपी से नीचे होती है तो हम सरकार के बिहाफ पे दलहन और तिलहन की खरीद करते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि उसकी जो उचित मूल्य है वो किसान के अकाउंट में दिया जाए। जैसे कि पिछले 5 साल में लगभग हमने 1,25 लाख से ज़्यादा मैट्रिक टन 1,25 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा हमने दालें पिछले 5 साल में किसानों से खरीदी हैं। तो इसका सीधा साधा जो लाभ है वो किसानों को मिला है और किसानों ने पिछले 3-4 साल में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे दलहन और तिलहन की खेती करना शुरू किया है। तो एज ए रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे कि 236 मिलियन टन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है पल्सेस की, ऑलमोस्ट उतनी ही प्रोडक्शन होना शुरू हो गई और हमारे इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं। तो हमारी इंटरवेंशन से जो किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो हम किसानों की आय बढ़ाना और उसको दुगनी करने में हमारी भी उसमें हमारी जो संस्था है उसका भी योगदान है। देखिए अभी जैसे कई बार हमें सरकार बोलती है कि आप कुछ स्टेट्स में पैडी खरीदो, वीट खरीदो, वो भी हम एफसीआई के साथ मिलके स्टेट एजेंसीज के साथ मिलके वो भी करते हैं। लेकिन अभी जो छोटे मोटा अनाज है जैसे मिलेट्स हैं
जिसकी ख़रीद कम होती है, किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिटेल को पूरे इंडिया में हम डेवलप करें। 400-500 रिटेल स्टेशन हम अपने सेटअप करें। और ये जो मिलेट्स हैं, जैसे हेल्थ प्रोडक्ट्स हो गए, आजकल बहुत पॉपुलर हैं और अच्छे रेट भी मिल पा रहे हैं, तो हम कैसे किसानों से डायरेक्टली हम ये ख़रीदें और ख़रीद के B2B में और B2C में इंडस्ट्री में सप्लाई करें और रिटेल में भी हम उचित दामों में जो उपभोक्ता हैं उनको उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ हम लोगों बड़े पैमाने पे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है, वहाँ किसानों से उचित मूल्य पे ख़रीद के उसको ब्रांडिंग करके पैकिंग करके हम पूरे इंडिया में उसको बेचने जा रहे हैं। अभी NCR रीजन में और आसपास में कितने जो राज्य हैं वहाँ हमने शुरू कर दिया है, लेकिन इसको अभी हम आने वाले 6 महीने 8 महीने में इसको हम एक्सपैंड करेंगे। तो उससे दलहन और तिलहन को छोड़ के जो छोटा अनाज है, मोटा अनाज है, जिसकी MSP है और कई अनाज के MSP नहीं है, और जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स के रूप में, उनको भी हम कैसे इस पूरी वैल्यू चेन को एड्रेस करके हम अपनी जो रिटेल नेटवर्क में लाएं और किसानों को उसका उचित मूल्य दिलाएं। तो इसकी भी हमारी चेष्टा चल रही है। बेचने के लिए जैसे मैंने कहा, हम 500 रिटेल सेटअप करने का टारगेट रखा है हमने 1 साल में। तो अभी तक 50 के आसपास हमारे रिटेल हो गए हैं और हमने बाकी 200 का अभी प्रोसेस हमने शुरू किया है। हम दूसरी एजेंसीज़ के साथ भी टाई अप कर रहे हैं और कैसे हमारी सोसाइटीज़ और जो FPOs हैं उनको भी हम अपने रिटेल आउटलेट्स देने की अभी वो भी हमने प्रोसेस शुरू किया है। भंडारण के लिए जैसे मैंने कहा कि अभी जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है 1 लाख करोड़ का, उसमें कैसे जो किसानों के समूह हैं, पैक्स हैं, FPOs हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो कैसे अपना अपना भंडारण जो है मॉडर्न वेयर हाउस के रूप में बनाएं। उसके लिए हम लोग जो सोसाइटीज़, जो FPOs आगे आना चाहते हैं, उनको हम DPR बना के, उनको बैंक से लोन दिलवा के, उसका कंस्ट्रक्शन करा के और उसको हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि भाई हम ये आपका भंडारण यूज़ करेंगे दलहन और तिलहन को स्टोर करने के लिए। तो ये मॉडल जो है ये हेल्प करेगा कि जो फार्म गेट पे गवर्नमेंट की जो चेष्टा है कि फार्म गेट पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, तो ये जो प्रयास हमारा है ये उसकी तरफ है। और जो छोटे फार्मर्स के ग्रुप्स हैं उसको इसमें से इनकम भी मिलेगी। तो 5000 टन का जैसे भंडारण है, उसमें 30 से 40 लाख रुपया साल में इनकम होगी। और साथ ही साथ उनको दूर जाके स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने गांव में, अपने गांव के पास उसका भंडारण कर पाएंगे। छोटे और मझोले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार FPO को बढ़ावा दे रही है। FPO के लिए भी नेफेड संस्था प्रयासरत है। इसके बारे में नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्डा ने DD किसान चैनल से अपने विचार साझा किए। आइए दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। ये जो 10,000 FPO बनाने वाली स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की है, इसमें नेफेड को भी एक चौथी एजेंसी के रूप में, नेशनल लेवल एजेंसी के रूप में मनोनीत किया गया है। हमें भी भारत के डिफरेंट जो राज्य हैं उनमें FPO बनाने के लिए टारगेट दिया गया है। तो अभी हमने ये काम शुरू किया है। अभी 135 FPO जो है उसका काम चल रहा है और 75 FPO जो हैं उसके ऊपर काम आने वाले 15 दिन में हम शुरू करेंगे। तो इसमें जो हमारा प्रयास है, क्योंकि हम एक मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो हमने ये देखा है कि जो पहले भी FPO बने थे उसमें जो गैप रहता है वो यही है कि आप FPOs के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका वैल्यू एडिशन कराना, पैकिंग कराना, मार्केट लिंकेज कराना, तो उसको हम कैसे फिल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग प्रयास रहते हैं कि जो FPOs हैं और जो उनके डिस्ट्रिक्ट का मेन प्रोडक्ट है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, तो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको FPOs को हम कैसे उनका बिजनेस प्लान बनाएं, उनको वैल्यू एडिशन करके कैसे उनको ब्रांडिंग करें वो अपने प्रोडक्ट को, और मार्केट लिंकेज हम अपने रिटेल के थ्रू या B2B के माध्यम से हम कैसे उसको कर पाएँ। जैसे एक उदाहरण है कि हमने शहद के, हनी के FPOs बनाए हैं सबसे पहले भारत में, तो उनको हमने रजिस्टर कराया। अब उनके साथ हम ये एक प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम आपसे हनी खरीदेंगे। तो पहले हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जो भी शहद वो बनाएंगे उसको कैसे वो क्लीन करेंगे, ग्रेड करके, पैक करके वो देंगे। तो उसके साथ ही साथ हम सारा शहद जो है उनका लेके उसको पैकिंग करके हम कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो इसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम
एफपीओज़ को मार्केट के साथ लिंक कर पाएँ। देखिए, अभी हमने टारगेट कम लिया था क्योंकि हम पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अभी हमने सीबीबीओज़ का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया, लगभग 45 के आसपास सीबीबीओज़ हमने लिए हैं। तो आने वाले अप्रैल से हम कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा टारगेट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम एफपीओज़ बना पाएँ और उनको क्लस्टर बनाएं, उनके समूह बनाएं, और जैसे ही वॉल्यूम आए और उसको हम कैसे वैल्यू एडिशन जितना भी पॉसिबल है वो करा के हम उसको मार्केटिंग करा पाएँ, पैकिंग करें। तो इसकी तरफ हमने प्रयास शुरू किए हैं। वो आने वाले 1 साल में इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एफपीओज़ हैं उनको हम सर्व कर पाएंगे। इसके लिए हमने एक सेपरेट वर्टिकल बनाया है जिसका नाम हमने रखा है फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओज़ एंड एग्रीगेटर्स, फीफा। फीफा एक हमारी कंपनी है जो नेफेड द्वारा ओन्ड है। तो इसमें जो हमारे फीफा की टीम है वो क्या करती है कि जो एफपीओज़ हम बना रहे हैं उनका हैंड होल्डिंग करना, उनको ये बताना कि वो कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं, एफपीओज़ कैसे ले सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, और बैंक से लोन कैसे लेना है, और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो ये सारी जो हेल्प है नॉर्मली ये एफपीओज़ को अवेलेबल नहीं होती है। तो फीफा जो है इस पर पूरा फोकस करके और छोटे से छोटे जो एफपीओज़ दूर दूर एरिया में हैं उनको हम कैसे एम्पावर करें और उनको मार्केट के साथ लिंकेज करें, इसकी तरफ हम पूरा फोकस वे में काम कर रहे हैं। तो इस तरह का आर्किटेक्चर जो है दूसरी जो संस्थाएं अभी तक उन्होंने नहीं बनाया, तो नेफेड की तरफ से ये पहल है, छोटी पहल है, बट मुझे लगता है कि इस मॉडल से अगर हम काम करेंगे तो एफपीओज़ को सच में बहुत फ़ायदा होगा और वो जो रियल पर्पज़ है एफपीओज़ को बनाने का वो अचीव हो पाएगा। हमने अभी 2-3 टाइप्स किए हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ किया है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि जो छोटे समूह हैं उनका जो मार्केट लिंकेज में जो गैप है वो कैसे ब्रिज हो, एक वो हमने किया है। जिसमें ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको भी हम ले रहे हैं, वनवासी हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाले लोग हैं, मेडिसिन प्लांट्स वाले लोग हैं, उनको हम उसमें जोड़ेंगे। फिर हमने वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसके साथ हमने एमओयू किया है कि जिसमें जो भी एफपीओज़ हैं या सोसाइटीज़ हैं अपना भंडारण व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हम तीनों मिल के उसको एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, बैंक से लोन दिलाएंगे और उनको हेल्प करेंगे कि WDRA स्टैंडर्ड्स का वेयर हाउस कैसे बने। और फिर हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है कि हम साइन करेंगे एग्रीमेंट कि हम इस भंडारण को यूज़ करेंगे 10 साल के लिए। तो जो पहले नहीं होता था, क्योंकि भंडारण तो बहुत बना लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता था, यूज़ नहीं होता, तो अभी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है वो एग्रीमेंट करेगी कि वो इसको यूज़ करेंगे और मैनेज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो छोटे ग्रुप्स हैं इनको एक अश्योर्ड इनकम मिलती रहेगी। तो ये चेष्टा से क्या होगा कि जो रियल पर्पज़ है हमारा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का कि लॉजिस्टिक्स हम क्रिएट करें फार्म गेट पे, वो अचीव हो पाएगा। और ये छोटे जो भंडारण बनेंगे ये छोटी छोटी मंडियों के रूप में भी काम कर पाएंगे जैसे ही हमारे फार्म लॉज पूरे इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगे। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS टपास जी। आइए देखते हैं। जो हमारा गांव है, जो हमारा किसान है,
वो अभी काफ़ी पीछे है, वहाँ बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उसकी आय दुगनी होना बहुत ज़रूरी है, और दुगनी ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा हम आय किस प्रकार से करें, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमने किसान की उत्पादन लागत को कम करना होगा, साथ ही साथ में जो पैदा करता है उस पैदावार को किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करें, किस प्रकार से उसका विपणन करें जिससे कि उसको ज़्यादा पैसा मिले। और ये ज़्यादा पैसा तभी मिलेगा जब हमारा किसान जो अपनी उत्पादन लागत कम करके अच्छे उत्पाद पैदा करे और साथ ही साथ मूल्य संवर्धन करके बिक्री करे, तो उसकी आमदनी बिल्कुल ही दुगनी होगी और जल्दी ही दुगनी होगी। लेकिन इसके लिए किसान को कई चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है कि जो नई नई किस्में हमने पैदा की हैं ये किसान के पास जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचे। जो कई बार हमारा फसल या जो हमारी जलवायु है इसमें काफ़ी परिवर्तन होता है, तो जब भी जलवायु में परिवर्तन होता है तो किसान को उस समय सही सलाह जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार बहुत बार बेमौसमी बारिश होती है, कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार देरी से बुआई होती है, तो उस समय हमें किसानों को बताना होगा कि देरी से हमें कौन सी किस्म लगा सकते हैं। अगर बारिश होती है तो हमें फसल के नुकसान को कैसे कम करके और उसके नुकसान की भरपाई करते हुए किसान को ज़्यादा आमदनी मिले। इसके साथ साथ हमें किसान को पहले से तैयार करना होगा कि फसल चक्र कौन सा अपनाए। फसल चक्र इस प्रकार का होना चाहिए कि किसान को लगातार आय मिलती रहे, यानी कि उसको केवल 2 मौसम में ही आय ना मिले बल्कि पूरे साल आय मिले। वो तभी मिल सकती है जब हम किसान को मूल्य संवर्धन के लिए तैयार करें, उसको नई नई किस्मों जो किस्में हैं उनको दें, और किस्में देने के साथ साथ में जो 2 मुख्य फसलें हैं उसके बीच में किस प्रकार से किसान एक और अतिरिक्त फसल ले सकता है। जैसे कि गेहूं और धान के बीच में मूंग की फसल ली जा सकती है। जब किसान मूंग की फसल लेता है उसके 2 लाभ मिलते हैं। एक तो किसान को मूंग की जो पैदावार होती है वो मिलती है, साथ ही साथ में खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और किसान को इस समय रोजगार भी मिलता है। और मूंग के अंदर वो दाल बना के भी बिक्री कर सकता है, मूंग के दूसरे उत्पाद बना के भी बिक्री कर सकता है। इससे किसान की आय दुगनी होने में हमें मदद मिलेगी। तो किसान को इसमें जोर हमें देना है कि किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करें, किस प्रकार से विपणन करें और अपनी उत्पादन लागत को किस प्रकार से कम करें। उत्पादन लागत तभी कम होगी जब किसान सही चीज़ सही समय पे सही चीज़ का इस्तेमाल करे, तभी उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मथुरा के ग्रामीण क्षेत्र के जो महिला आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आत्मनिर्भर बनो और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, अपने आप में आप शक्तिशाली हैं। तो मैं मेरे क्षेत्र से कनेक्टेड हूँ। आई जस्ट वांट टू हेल्प माय पीपल। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियाँ डीडी किसान पर।